किसी की मंजिल कभी कोई जगह नहीं होती, किसी की मंजिल कभी कोई जगह नहीं होती, बल्कि चीज़ों को देखने का एक नया तरीका होता है, नया तरीका होता है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई.के. शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का पंक्ति यहाँ लिखा गया है ठीक उसी तरह का है ना आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप मंजिल पाना चाहते हैं है ना, उसको आप है ना अलग तरीक़ा से देखने की कोशिश कीजिए। विश्वास रखिए, आपका मंजिल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, है ना, आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस नंबर है ना मैथ का थर्ड। 2 सेट हम आपको दे चुके हैं सर, ये तीसरा सेट है और इसमें हम है ना टेक्स्ट बुक का तीसरा सेट प्रैक्टिस आपके बीच लेकर के आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़ का। देखिए पहला प्रश्न किस तरह का है ना, और उम्मीद करेंगे कि पहले आप इसको खुद से बनाइए है ना, बना करके टेस्ट कीजिए कि बनता है या नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। ये शायद रीजनिंग का प्रश्न एक आ गया है। ठीक है, तो क्या करें, छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे, क्यों, आ गया है तो इसको भी देखना है ना। अगर आपको रीजनिंग का भी है ना क्लास चाहिए या फिर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग का भी है ना चैप्टर वाइज के हिसाब से या फिर टोटल आपको बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का रहेगा सर। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपको मैथ रहेंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से आने वाले हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि मैथ रीजनिंग है ना सभी चीज़ों पर फोकस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए मैथ रीजनिंग का, जिससे कि आपको स्पीड बना रहेगा है ना एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला प्रश्न है ना और रीजनिंग से शुरू हो गया है, तो उम्मीद करेंगे कि ये भी आपको है ना आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देखिए कहा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर अपने दाएँ मुड़ते हैं और 30 मीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है सर, है ना, और इसको बनाने के लिए मात्र 5 से 10 सेकंड समय लगते हैं, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता है सर, है ना। देखिए कैसे, आपको एक चीज़ समझना है सर डायरेक्शन के प्रश्नों में कि इसमें जो दिशाएँ होती है ना, उसमें उत्तर ऊपर लिखना है हमेशा, इसके अपोजिट दक्षिण, और इससे जो जाएंगे यहाँ पर पूरब लिखना है और इसके अपोजिट पश्चिम लिखना है। ये आपको माइंडसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि जिस तरह से आप बैठे हैं है ना किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, आप अपने खुद को उसमें डाल दीजिए कि हम अगर उस जगह पर होते तो क्या करते। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं मानिए, उसको मान लीजिए कि खुद आप हैं। ठीक है, तो अगर आप चलेंगे सर तो यहाँ पर कैसे चलना चाहेंगे, है ना। आपको पता है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये आपको डायग्राम हमेशा माइंड में रहना है, तभी आपको डायरेक्शन बनाना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, चलिए उसको पर फॉलो करते हैं। देखिए कहा कि एक व्यक्ति है जो दक्षिण में चलता है कितना चलता है दोस्तों? 30 मीटर। ओके, तो मान लीजिए आप ही चल रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं, तो मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो पहले हम दक्षिण में जाएंगे दोस्तों। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट से दक्षिण में जाएंगे, तो उत्तर ऊपर था, नीचे दक्षिण है, तो कितना चलें? 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर अपने दाएँ मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है। जब हम इधर की ओर चल रहे होंगे दोस्तों, तो हमारा दाहिने यानी राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा, तो हम इधर घूम करके और इधर चल दिए। कितना चल दिए बताइए? 30 मीटर। आई बात समझ में? उसके बाद फिर से कहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। अच्छा दोस्तों बताइए, जब हम इधर चल रहे होते होंगे तो हमारा बाएं किधर होगा? इधर, तो हम इधर आ गए, कितना आ गए? 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गए। उसके बाद कहा कि फिर से बाएं मुड़ते हैं और 30 मीटर चलते हैं। दोस्तों जब इधर से हम यहाँ चल रहे होंगे तो बताइए इसके बाद हमारा बाएं किधर होगा? इधर होगा, है ना। आप खुद चल के देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो 30 मीटर चले, तो 30 मीटर चल करके कहाँ आ गए दोस्तों? यहाँ आ गए। उसके बाद आपसे सवाल पूछा है दोस्तों, कहा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये वाला लाइन है ना और ये वाला लाइन दोनों आपस में लेंथ बराबर है कि नहीं, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं। तो जितना ये 20 है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ भी तो 20 होगा, है ना। तो आपसे पूछा कि बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो बताइए 30 मीटर ये है दोस्तों, 20 मीटर ये है, तो टोटल कितने हो गए? 50 मीटर। तो आपका आंसर देखिए कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि वर्तमान में x और y की, है ना, आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एज पढ़ाया हूँ, है ना, आयु से संबंधित प्रश्न आते रहेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि बिहार एसएससी में 1 से 2 प्रश्न तो आपको बिहार एसएससी में एज से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका जवाब कैसे देना था। x और y, है ना दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं और इसमें आयु का जो वर्तमान में दिया गया है वो एक रेशियो कितना दिया गया है, 2। ओके, उसके बाद कहा कि 5 वर्ष बाद यह आयु 2:3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा है ना, 5 वर्ष बाद लिख देंगे, 2 कितने हो गए, 3। ओके, देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहे तो आप इसी को कांस्टेंट टर्म मानने की कोशिश कीजिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो आइए किताब के अनुसार देखिए, हम देखेंगे कि 5 वर्ष बाद की चर्चा किया है। हम लोग भी देखते हैं कि वर्तमान में तो 1 था, ये हो गया 2, वर्तमान में y 2 था, ये हो गया 3। देखिए गैपिंग कितने का, 1 का। इसी तरह के प्रश्नों को मैंने बोला था आपको, गैपिंग का प्रश्न, ठीक है। तो गैपिंग सेम है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 5 की तुलना कितना से करेंगे, 1 से। और क्या निकालना है दोस्तों, कहा कि बताइए x की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। x के लिए कितना से गुना करेंगे दोस्तों, बताइए 1 से। तो 1 से जैसे ही गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा आंसर, यानी 5 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। तो आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है एक चेरी का मूल्य 6 रुपया है। चेरी मतलब कोई फल है ना, चेरी कैसा फल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक अंगूर का मूल्य 10 रुपये हैं। एक्स कोई व्यक्ति है और इन फलों पर 40 रुपया व्यय करता है, मतलब 40 रुपया खर्चा करता है। विक्रय की गई चेरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक समीकरण टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना, तो आपको डरना नहीं है, आसान तरीक़ों से इसको सोचना है। अगर चेरी को सी लिख देते हैं, है ना, शॉर्ट में। अगर मानते हैं दोस्तों कि 6 रुपया एक चेरी का कीमत है और वो चेरी खरीदता है सी एक, मतलब शॉर्ट में मान ले रहे हैं सी, तो और एक अंगूर है, अंगूर को एक अंगूर खरीदिएगा 10 रुपये में, तो 10 रुपये लगेगा, ठीक है। और इस तरह से वो खर्चा कितना करता है दोस्तों इन फलों पर, 40 रुपया। तो कहा कि बताइए कितना चेरी खरीदेगा, है ना, कितना चेरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ से चेरी सी का मान आपको निकालना था दोस्तों। कितना आसान प्रश्न है, देखिए यहाँ से 6c बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, बताइए। 10 उधर चला जाएगा तो 30 बचेगा, और ये 6 × 5 = 30 कट जाएंगे 5, यानी सी का मान कितना होगा दोस्तों, 5 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहा दोस्तों, कहा कि x और y 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 32 मिनट में भर देते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो कितने समय बाद y को बंद करना चाहिए जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि पाइप टंकी के प्रश्नों में, है ना, जब मैं पढ़ा रहा था आपको चैप्टर, उसमें भी इस तरह का प्रश्न आपको डायरेक्टली बताया था। चलिए फ़िलहाल अगर आप देखना चाहते हैं हमारा पाइप टंकी का चैप्टर, है ना, तो प्लेलिस्ट में जा कर के पाइप और टंकी का देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों, कहा है कि x और y, है ना, x और y 2 पाइप है और इसमें जो है टंकी को भरने के लिए ये 24 मिनट का समय लेता है और ये 32 मिनट का समय लेता है। आपको कहा कि ये दोनों पाइप खोल दिया जाता है ना, लेकिन आगे चलकर कंडीशन कहा दोस्तों कि कितने समय के बाद y को बंद किया जाता है। y आगे जाके बंद हो रहा है दोस्तों, तो कहता है जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाता है। ये भी दावा करता है कि जब y को बंद करेंगे ना तो टंकी हमारा 18 मिनट में भर जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ से, है ना, दोनों जो है नल खुल गया ओके, चलते ये x चल रहा है, ये y चल रहा है। चलते कहा कि y को बीच में यहाँ बंद कर दिया, लेकिन x चलता रहा। आगे जा कर के कितना मिनट में भर गया टंकी, 18 मिनट में टंकी भर गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक चला है y और यहाँ से पूरा समय तक कौन चला है, x। इसका मतलब है कि x कभी बंद नहीं हुआ, तो x जो है टोटल समय चला कितना समय तक, 18 समय तक चला है कि नहीं, यानी 18 मिनट तक कौन चला, x चला, और y कहाँ तक चला तो इसका पता नहीं है। यही आपको समय निकालना है कि कितना समय बाद ये बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा दोस्तों कि जो पूरा काम तक चलेगा, है ना, जो अंतिम चरण तक चलेगा उसका वैल्यू पहले निकालना है। ओके, तो इसमें करना क्या था, चलिए देखिए, इसमें अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब
है ना। इसमें क्या करना था दोस्तों कि इसका चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले टंकी का क्षमता देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए टंकी का क्षमता, ठीक है। लड्डू वाला बनाते हैं क्योंकि लड्डू पेड़ा का मेथड तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे, 8 चौके 32 हो जाएंगे। देखिए चलिए 8 तिया 24 और 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ओके, तो ये हो गया टोटल 8 तिया 24, यानी 1 मिनट में अगर ये देखें तो 4 लड्डू बनाने वाला है एक्स, और वाई 1 मिनट में देखिए कितना लड्डू बनाने वाला है दोस्तों, 8 चौका 32 यानी 3 लड्डू बनाने वाला है। ओके, तो कहा कि दोनों को साथ में खोला गया था लेकिन 18 मिनट में टंकी भर गया। इसका मतलब है दोस्तों कि 18 मिनट तक कौन काम किया होगा, एक्स काम किया होगा। तो जब 1 मिनट में ये 4 लड्डू बनाएगा दोस्तों, तो 18 मिनट में 18 चौके 72 लड्डू बनाएगा। आई बात समझ में। तो ये टोटल लड्डू होता कितना है, 4 तिया 12, 12 और 96, यानी 96 लड्डू में 72 लड्डू बना दिया। कौन बनाया दोस्तों, एक्स बना दिया। तो बाकी कौन बनाया होगा, वाई बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और ये हो जाएंगे 2। आई बात समझ में। अब ये जो 24 लड्डू बचा है दोस्तों, इसको कौन बनाया होगा, तो वाई बनाया होगा। जबकि वाई का क्षमता कितना है 1 मिनट में 3, तो टोटल काम 24 है, वाई की क्षमता 3 है। जैसे ही टोटल काम में क्षमता से भागा देते हैं दोस्तों, तो क्या निकल जाएगा, समय, यानी 8 तिया 24, यानी कहीं ना कहीं एक वाई को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, ठीक है। तो ये सब आसानी क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 6 के पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 ऐसे ऐसे करके 100 तक गया, और कहा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए यानी इकाई अंक बताइए। दोस्तों जनरल तरीक़ों की अगर हम बात करें तो इसको बनाने के लिए बहुत माथापेची करना पड़ेगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। यूनिट डिजिट मैं आपको पढ़ाया था कि कौन से संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, है ना, इस तरह से, है ना। अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको मैंने बताया था। उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यदि कोई संख्या है जो 1, 5 और 6 है, तो इसका पावर चाहे कितना भी रहे, इसका पावर चाहे कितना भी रहे, 6 के पावर चाहे कितना भी रहे, है ना, लेकिन उसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता था, वही आंसर हो जाता था। तो यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो आपको एक छोटा सा सवाल यहाँ पूछते हैं दोस्तों कि देखिए कि 6 के पावर x बेस सभी में सेम है, तो बेस तो 6 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 100, है ना दोस्तों, 100 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 6 के पावर चाहे क्या भी रख दीजिए, मैंने क्या बोला, 6 के पावर कितना भी रख दीजिए उसका यूनिट डिजिट 6 ही रह जाएगा। 5 के पावर कितना भी कर दीजिए उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 1 के पावर कितना भी कर दीजिए उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। आई बात समझ में, कैसे रहेगा, चलिए उसका भी, इसका आंसर डायरेक्ट आपको आंसर कितना होगा दोस्तों, 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब कैसे होगा, थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं ताकि ऐसे प्रश्नों में गलती ना हो एग्जाम में, ठीक है। जैसे छोटा सा सवाल है दोस्तों, 6 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ, 6, 6 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 6 6 36, इसका यूनिट डिजिट 6, 6 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 216, 216 का यूनिट डिजिट कितना हुआ दोस्तों, 6। इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि जो 6 है अगर बेस के रूप में 6 रहेगा तो उसका आंसर यूनिट डिजिट में 6 ही हो जाएगा। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन तो इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है एक वन में कुछ गाय हैं और मयूर हैं, मयूर मतलब मोर, ओके। उनके कुल सिरों की संख्या दिया गया दोस्तों 90 और पैरों की संख्या 240 है। वन में बाघों की कुल संख्या और मयूरों मतलब मोर की कुल संख्या अर्थात बाघ और मयूर ज्ञात कीजिए कितना कितना है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको मैं सेपरेट एक 2 से 3 मिनट का वीडियो प्रोवाइड किया था कि गाय मुर्गा वाला प्रश्न कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें पेन भी नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा माइंडसेट है अच्छा तो पेन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर आपको एग्जाम में आता है तो उतना नहीं लिखिएगा। इस तरह के प्रश्नों में सिर की संख्या कितना दिया है दोस्तों, 90, है ना। और पैर की संख्या कितना दिया दोस्तों, बताइए। पैर की संख्या है 240, ओके। अब आपसे पूछा कि बताइए इसमें से बाघ और, है ना, अलग अलग पूछा। पहले क्या पूछा, बाघ। तो बाघ निकालने के लिए मैंने बोला था कि अगर 4 पैर निकालना है तो सभी को 2 पैर बना दीजिए, और अगर 2 पैर निकालना है तो सभी को 4 पैर बना दीजिए। थोड़ा गला फंस रहा है दोस्तों, इधर मौसम में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। थोड़ा फिलहाल एडजस्ट कीजिए, 1-2 दिन फिलहाल हम भी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, है ना।
देखिए उसके बाद कहा दोस्तों कि सिर की संख्या जो है ना वो 90 दिया और पैर की संख्या 240 दिया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना था कि आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा पहले बाघ, तो बाघ का कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो सभी को 2 पैर बना दीजिए। तो सभी को जब 2 पैर बनाइएगा दोस्तों तो सिर है 90, 2 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 180। आई बात समझ में। इतना करने के बाद ये भी पैर हो गया दोस्तों, ये भी पैर हो गया। इसका मतलब है कि दोनों का अंतर कर देना है, पैरों में अंतर। आई बात समझ में। और जैसे ही पैरों में अंतर कीजिएगा दोस्तों तो देखिए 240 में से 180 चला जाएगा तो कहीं ना कहीं कितना बचेगा, 0 के 0 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 8 6 14 6। ठीक है। और जो भी अंतर आएगा दोस्तों उसको कुछ नहीं करना था, आपको 2 से भागा देना था। क्या करना था, 2 से भागा। अब जैसे ही 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो गया 30। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बाघ की संख्या 30 है। तो इसमें ऑप्शन में कौन है ऐसा 30 वाला, एक ही वो ऑप्शन से आप पकड़ के मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी 30 ऑप्शन रहेगा वहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरा निकालने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी आपको मार देना था, है ना, एक ही गो के साथ में। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 अगर क्या आ गया, बाघ, ये क्या आ गया दोस्तों, बाघ। जब 30 बाघ है दोस्तों तो टोटल सिर कितने हैं, 90। तो 30 में से बाघ अगर 90 में से 30 अगर बाघ है दोस्तों तो बाकी 60 कौन होगा, बाकी 60 मयूर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर गाय पूछता है तो सभी को मुर्गा बनाइए, मुर्गा पूछता है तो गाय बनाइए। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ दोस्तों कि अगर 4 पैर वाला सवाल पूछता है आपसे तो सबको 2 पैर बना दीजिए, और अगर 2 पैर पूछता है तो सबको 4 पैर बना दीजिए, और जो भी अंतर आएगा उसमें 2 से भागा देना है हर एक परिस्थिति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहा दोस्तों, एक समांतर श्रेणी है ना के 15 पदों का योगफल 600 है और किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर 5 है। इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद क्या होगा। मैं आपको हर सेट में एक नए क्वेश्चन ये जो है ना समांतर श्रेणी से देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रश्न थोड़ा है ना अच्छा से पढ़ के जाइएगा। देखिए इसमें कहा कि समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 15 पद हैं। यानी n की संख्या आपको दिया गया दोस्तों 15, n की संख्या कितना है 15, मैं लिख देता हूँ थोड़ा। और योगफल मतलब आपको याद होगा दोस्तों कि एक समांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला होता था SM, है ना, SN बराबर होता था n/2 नंबर ऑफ सम, है ना। SN का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सम। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, और ये याद हुआ तो इसमें आपको सेपरेटली रखना था, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा कि 2 क्रमागत बीचों का अंतर 5 दिया गया, मतलब डी का वैल्यू दिया गया डिफरेंस, तो आप इसमें रख सकते थे दोस्तों। सम दिया हुआ है 600 बराबर हो जाएगा n का मान आपको 15 दिया गया है दोस्तों, 15/2 हो जाएंगे। और आपसे पूछा था a का मान, यानी 2 इंटू a लिखिएगा या a लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा दोस्तों। देखिए n-1 कीजिएगा दोस्तों तो 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएंगे। डी का मान 5 रखिएगा तो टोटल हो जाएंगे 70। तो आप डायरेक्ट यहाँ 70 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहाँ से काट भी सकते हैं। देखिए इसको ये तो नहीं कटेगा दोस्तों, 2 नहीं कटेगा। देखिए 15 से काटिए, 15 × 4 = 60, यानी 40 बार में ही कट जाएगा। और 40 दूना 80, यानी कि 80 बराबर लिख सकते थे दोस्तों 2a प्लस 70 लिख सकते थे ना। और 70 जब इधर चला जाएगा दोस्तों तो हम कह सकते थे कि 2a बराबर कितना है दोस्तों 10। तो a का मान आसानी से निकाल सकते थे 5। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, a के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और थोड़ा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो है ना अपने दोस्त फ्रेंड्स है ना के पास शेयर करिए, ताकि जो भी है ना बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। ट्रेन से संबंधित मैंने बोला था कि 25 क्वेश्चन है दोस्तों, तो एटलीस्ट आपको 20 चैप्टर से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को ज़रूर, 20, 18, 20 इतना चैप्टर से कम से प्रश्न आपको नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो
कहा कि 550 दो ट्रेन है दोस्तों, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, और कहा कि एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मान लेते हैं इसको 550 मीटर का ट्रेन है, ये 650 मीटर का ट्रेन है। ऐसा डायग्राम मैं इसलिए समझाता हूँ दोस्तों ताकि आपको माइंड में पूरी तरह से एकदम सेट हो जाए। ऐसा प्रश्न आए तो आप उसको एकदम उड़ा दीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद कहा दोस्तों कि पहले वाले का 68 है यानी 68 किलोमीटर पर घंटा चलेगा। ये वाला जो चल रहा है दोस्तों ये चल रहा है 40 किलोमीटर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो इसको कहा कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगे, यानी कि सेकेंड में पूछा है दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे, यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूनिट अगर आप गलत करते हैं तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ट्रेन में रिलेटिव स्पीड दो तरह के होते हैं, एक समांतर में चलेगा, एक ही साथ चलेगा तब क्या होगा, और एक दूसरे के विपरीत चलेगा तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेन की स्पीड जुड़ जाएगा। नावधारा में इसका अपोजिट होता था दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा अपोजिट होता है। दोनों में सिमिलरिटी है बट थोड़ा सा का डिफरेंस आता है ना। ये एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो चाल जुड़ जाएगा यहाँ, और अगर एक दूसरे के साथ चलेंगे तो चाल यहाँ घट जाएगा। ओके, तो एक दूसरे के विपरीत चलेंगे दोस्तों तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 650 यहाँ चलेगा और ये 550 चलेगा। ये ट्रेन इसको कब पार करेगा दोस्तों, जब ये ट्रेन का पिछला भाग यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, दोनों दूरी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों, आपको इतना डायग्राम समझाया, लेकिन इतना डायग्राम एग्जाम में नहीं करना था, आप समझने के लिए इतना करना पड़ता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, 650 और 550 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। 50 50 100, 6 5 11 यानी कि 1200 किलोमीटर की 1200 मीटर की दूरी है दोस्तों। और चाल इसका देखिए एक दोनों घट जाएगा, है ना, एक दूसरे जुड़ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे थे। तो एक 68 और 40 जोड़िएगा दोस्तों तो 108 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 108। ये किलोमीटर में है दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भागा देना पड़ेगा। इसको काटिएगा दोस्तों तो ये 6 बार में कट जाएंगे, और 6 से 6 दूना 12, ये 2 बार में कट जाएंगे, और भी कटेंगे। हाँ, 40 × 5 200 कट सकते हैं 40 बार में पूरा, यानी कि आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। कहता यदि एक समपूरक कोण का अनुपात 11:7 है तो बड़े कोण का 3 गुना और सबसे छोटे कोण के 2 गुने के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण, इससे एक प्रश्न तो आएगा, लिख लीजिए, मैं लिख के देता हूँ, एक प्रश्न तो आएगा। तो आपको समझाया था सर मैं, पिछले वाले जो सेट था उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था, उसमें भी बताया था कि पूरक कोण किसको कहेंगे, समपूरक कोण किसको कहेंगे। समपूरक कोण का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि एगो एक्स कोण होगा तो एक, देखिए एक्स छोड़ दीजिए, एक्स थीटा, जब डिग्री का बात चल रहा था एगो कोण थीटा होगा तो एगो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये 2 तरह का कोण होगा समपूरक कोण। तो कहा कि इसका रेशियो दिया गया 11:7। ओके, अब एक थीटा है दोस्तों, एक है 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो थीटा से थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना 180। इसका मतलब है कि ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 का तुलना कितना से करेंगे, 11 7 18 से, और ये कट जाएंगे दोस्तों कितने बार में, 10 बार में, समझ रहे हैं। तो इसका थीटा का मान कितना हो जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 11 दहोतल से 110 आएगा समझ में, और इसका 11 7 10 7 70, है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा का मान 70। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि बड़े कोण का 3 गुना, बड़े कोण कौन है 110, तो इसका 3 गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 330। ओके, और कहा सबसे छोटे कोण का 2 गुना, सबसे छोटे कोण 70 है, इसका 2 गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14 140। ओके, अब कहा कि इन दोनों के बीच का अंतर बताइए। बताइए 330 और 140 के बीच अंतर कितना है ना, तो कहीं ना कहीं 190 का अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए के बराबर, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप घटा के देख लीजिए, 9 4 13 और 1 हो जाएगा, यानी कि 190। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। एक कोण थीटा होगा तो दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर पूरक कोण कहता तो एक कोण थीटा तो दूसरे कोण जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा है दोस्तों, कहा है कि P
एक खिलौना को 40% के लाभ पर बेचता है क्यू को, ठीक है, और क्यू उसे आर को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि आर खिलौने के लिए 539 रुपये का भुगतान करता है तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये जो है ना एक चैनल की तरह काम करने वाला क्वेश्चन पूछ दिया है सर, ठीक है। एक चैनल एक ही लाइन में बनता है इस तरह का क्वेश्चन। पहले कहा कि पी लिया था, पी बेचा क्यू को, क्यू बेचा आर को, और इस तरह से आर जो है ख़रीदा है। कितना में ख़रीदा दोस्तों? 539 रुपया में। कौन ख़रीदा? आर। अच्छा दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आर ख़रीदा होगा तो इसके लिए एक क्रय मूल्य होगा, लेकिन यही इसको इतना में बेचा है, इसका मतलब क्यू का ही भी क्रय मूल्य होगा 539। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या कर सकते थे हम, बताइए कि टोटल आर जो है, आर से क्वेश्चन दिया है आर से, और आपको आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है पी का, कि पी का वैल्यू क्या था, यानी पी का क्रय मूल्य क्या था। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा दोस्तों, आप सीधा उठाइए इसी को, ठीक है। डायरेक्ट 500 कितना उठाएंगे? 39। 539 की तुलना हम मतलब अपने हिसाब से करेंगे दोस्तों। पहले ये सोचिए कि क्यू जो है आर को कितना दिया, 10% के लाभ पर बेचा होगा। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों कि क्यू जो है आर को 10% के लाभ पर बेचा होगा तो ये ख़रीदा होगा इतना में, तो ये क्रय मूल्य हुआ होगा। लेकिन ध्यान रखिए इसके लिए ये विक्रय मूल्य है। आई बात समझ में? इसके क्यू के लिए क्या है? ये विक्रय मूल्य है। तो क्यू का विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए क्यू का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं नहीं? तो क्यू जो है 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 110। और अगर हमको क्यू का क्रय मूल्य चाहिए तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। ये क्यू का हो गया टोटल वैल्यू क्रय मूल्य का। ओके, अब यहाँ से सवाल पूछा दोस्तों कि पी का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए फिर से इंडिविजुअली सोचेंगे कि अगर पी इसको बेचा होगा दोस्तों तो कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचा होगा? 40% के लाभ पर। तो आइए 40% लाभ पर इसका ही क्रय मूल्य होगा, है ना, और इसका ही विक्रय मूल्य होगा। तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य 140 रुपया होगा, और पी का क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? अब जो काटता है उसको जितना बार में काटना है, जैसे काटना है काट सकते हैं, ठीक है। ठीक है, काटने के बाद जो आंसर आएगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इतना आया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको चैनल में बनाते चलना है ना। जो लास्ट के कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा उसको फोकस करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप आसानी से इसको कर लीजिएगा, है ना, काट करके हमें और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा कि किसी शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्ष में 2% की दर से बढ़ती है और फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है। देखिए ये भी प्रश्न चैनल की तरह बनता है सर, एक ही लाइन में बनने की कोशिश करेगा, बारी बारी से निकालते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे? देखिए अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है दोस्तों? 62,500, ठीक है। तो हम भी ये सोचेंगे कि पहले वर्ष क्या हो रहा है, तो पहले 2 वर्ष 2% की दर से क्या होगा? बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष की जनसंख्या अगर 100 हम 100 मानते हैं तो 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 102। आई बात समझ में? फिर से इंडिविजुअली अगर हम दूसरे वर्ष में गए हैं तो उस समय जनसंख्या अगर 100 मानते हैं सर तो फिर से 2% बढ़ेगा। इसका मतलब है कि फिर से कितना हो जाएगा? 102। अब यहाँ कहा कि तीसरे वर्ष में 4% की दर से घट जाती है। अच्छा यहाँ पर कितना मानेंगे? फिर से 100 मानेंगे और फिर 4% घट रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 96। ये हो गया आपका टोटल आंसर। आई बात समझ में? आप जितना कटेगा वो काट सकते हैं आसानी से, सभी कट करके गुना हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से काट दीजिए। देखिए काट देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 ही कट जाएंगे। आपको और कटेंगे तो हाँ कटेंगे। देखिए 25 बार में एक कट जाएंगे। 25 में एक कटेगा तो 25 चौके 100 कटेंगे, और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएंगे। और भी कटेंगे, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ से ये वाला काटिएगा सर तो आपको ही कट जाएंगे 24 बार में 24, है ना। 4 चौके 16, 24 चौक 96 होता है। अभी और भी नीचे कुछ है तो काट सकते हैं। देखिए ये वाला कटेगा सर 25 में ये कट जाएगा आपको 4 बार में, 25 चौके 100। और कटेगा क्या? और कटेगा तो काट सकते हैं दोस्तों। देखिए 4 से ये कटेगा, है ना, 4 छक 24 6, ठीक है। और भी कुछ कटेगा? अब तो लगभग नहीं कटेगा, तो जो गुना है उसको कर सकते हैं। देखिए 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर आ गया सर। तो 102 का स्क्वायर मैं आपको पढ़ाया हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। 100 से कितना जाता है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। अच्छा 100 अगर एक ही अंक आया तो 0 बैठाएंगे और ये हो जाएगा 104, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो गया? 104 04
और इंटू फिर से करना है 6, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24, 24, लास्ट में 24 दो ऑप्शन में है, फिर भी हम आगे गुना करके देखेंगे दोस्तों। तो 6 चौके 24 फिर से 24 होगा, यानी आपका आंसर डबल 24 लास्ट में किसका है, देखिए ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहा था कि 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18 किलो था। जब चार छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत वजन घटकर 15.5 किलो रह गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। ये सब क्वेश्चन तो ऑलरेडी औसत में हम पढ़ाया सर, इसको तो देखते के साथ आपको बनाना चाहिए था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहा कि 32 छात्र हैं, थोड़ा हम कलर को आपको चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको ब्लैक में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं बनाने की प्रयास कीजिए, है ना। हमको बनाने से पहले आप बना लिया कीजिए। इसमें कहा 32 छात्र हैं, तो 32 छात्र का औसत आयु दिया था कितना, 18.5। ओके, चलिए दूसरी तरफ कहा कि 4 छात्र चले गए, तो जब 4 छात्र चला गया तो बचा कितना, 28। और ये 28 छात्र का जो औसत आयु रह गया है वो 15 कितना रह गया दोस्तों, 5। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि वो 4 छात्र जो गए उसका औसत वजन कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें 32 गो है, इसमें 28 गो है। अगर 32 में से 28 को भगा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 4 गो बचेगा कि नहीं, तो 4 गो वही बचेगा ना जो छात्र होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भागना था ग्रुप में कितना लेकर के, 18.5 लेकर के भागना था, ठीक है। लेकिन भाग गया कितना लेके, 15.5। तो कहीं ना कहीं 3-3 रुपया छोड़ के जा रहा है सर। अच्छा बताइए, 3-3 रुपया 3-3 रुपया ऐसे के लिए कितने लोगों के लिए छोड़ के जा रहा है बताइए। 4 लोगों के लिए छोड़ के जा रहा है। 3-3 रुपया कितने लोग ऐसे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, 28 लोग। तो 28 लोग ऐसे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं सर। तो बताइए 28 गुना कितना हो जाएगा, 3। इतना रुपया छोड़ के जा रहा है और औसत निकालना है, तो जो छात्र रहेंगे वही ना उसका लाभ उठाएंगे। तो कितने लोग यहाँ बच जाएंगे, 4 लोग। तो 4 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो 7 × 28, 7 × 21, यानी इसका औसत हो जाएगा 21। तो अब ये जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 और 1 9, यानी कि 39.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ऐसा टाइप एकदम सेम टाइप हम औसत में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 3 सिक्के एक बार उछाल ले जाते हैं, कम से कम 2 चीत आने का क्या प्रायिकता है। ये तो देखते के साथ आपको आंसर बनना चाहिए था सर 1/2। क्यों, क्योंकि टोटल संभव परिणाम 8 होते हैं और चीत आने की मिनिमम मतलब कम से कम चीत कितने आ सकते हैं। तो देखिए कितने आ सकते हैं, तो एक में ट्रिपल में आ सकता है, फिर डबल ट्रिपल एच आ सकता है, फिर एच डबल ट्रिपल आ सकता है। तो ऐसे 3 संभावनाएं और एक और होगा ट्रिपल एच ट्रिपल, ठीक है। तो ऐसे 4 संभावनाएं होगा कि कम से कम 2 चीत आएगा। देखिए तो 4 हो गया, तो 4 बटा कितना लिख सकते थे, 8। ये प्रश्न तो पिछले वाले सेट में भी सेम आया था, उसको पूरा डिटेल से बताया था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट चीत वाला वैल्यू लिख दिया मैंने। तो एक इसको काटिएगा तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए ये 11 से संख्या विभाज्यता का नियम वाला प्रश्न पूछ रहा है सर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि विभाज्यता का नियम कैसा होता है। 6 अंकों वाली संख्या पूछा कि इतना दिया गया 11 से विभाजित है। तो आपसे पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन इसी तरह से आया था सर, है ना, 0 1 1, तो सॉरी 7 है ना, 7 7 7 7। तो कहा कि 11 से विभाजित है, तब बताइए कि 2y + 3 का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंस किया कि 2y + 3 का मान पूछ रहा है। ओके, अगर मैं y का मान निकालने में कामयाब हो गया तो 2y + 3 नहीं निकलेगा सर, बताइए। तो इसमें क्या नियम बताए थे कि जो विषम नंबर के स्थान पर संख्या है ना, वो सम नंबर के स्थान पर के संख्या का ऐड, यानी कि सम का अंतर जो है 0 आए या तो 11 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 में y जोड़िएगा तो 7y हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, यानी कि 7 7 14y, 14y 14 + y। ओके, और इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 7 5 12, 14 + y बराबर कितने हो गए, 7 5 12, यानी इसका अंतर 12, ठीक है। दोनों का अंतर हो गया, आई बात समझ में। अब y के जगह क्या ऐसा संख्या रखेंगे कि उसको घटाने के बाद जो है ना 0 आए या कुछ समथिंग आए, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से इस तरह से भी करना चाहते हैं तो आप देखिए y का मान क्या रखिएगा कि जिससे कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए।
तो अगर y का मान कुछ रखते हैं, जैसे 2 रखते हैं, एक पहले 0 रख दीजिए। अगर 0 रखें 14 में से 12 चला जाएगा, 2 बचेगा, ये तो होगा ही नहीं। 2 रखें, 1 रखेंगे तो 14, ये भी 14, 13, 14 1 15 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। उसके बाद अगर कितना रखेंगे, 4 5 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि 14 और 12 का अंतर कितना है ये बताइए। तो 14 और 12 में देखिएगा तो यहाँ y का वैल्यू कितना रख दीजिएगा जिससे कि 0 आ जाए, या तो फिर 11 आए, या 11 का कोई मल्टीपल आए, यही ना बोल रहा हूँ मैं। तो y का मान 2 रखने के बाद 14 2 16 हो रहा है, 16 12 हो रहा है। y का मान 3 रखेंगे तो 14 3 17 हो रहा है, नहीं होगा। y का मान 4 रखेंगे तो भी नहीं, 18 18 नहीं होगा। y का मान अगर हम 10 रखते हैं तो भी नहीं होगा। y का मान 9 रखेंगे तो 24 और 9 कितना होंगे, 23, 9 4 13 23। 23 में से 12 चला जाएगा सर, तो देखिए आपको 11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि y का मान कितना होना चाहिए, 9। तो y का मान जब 9 रहेगा दोस्तों, तो इसमें आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 दूनी 18, 18 3 21। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था, आपको केवल y का मान पता होना है और उसके बाद उसमें रख देना है। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा, एक तार जो है 98 सेंटीमीटर के वृत्त त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया, वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या है। लगभग लंबाई पूछा है, हो सकता है कट भी सकता है, दशमलव में भी आ सकता है ना। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। इसमें कहा कि एक तार है और 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, मतलब एक वृत्ताकार तार है ऐसा, और इसका त्रिज्या जो है सर वो 98 सेंटीमीटर है। ओके, आर का मान कितना दिया, 98। कहा कि वर्ग बनाया गया, इसको तोड़ करके कहा कि एक वर्ग बनाते हैं, है ना, इसको मोड़ के वर्ग बना दिया। तो कहा कि वर्ग की भुजा कितनी है। तो आप बताइए दोस्तों, जो वर्ग का जो परिधि है ना, वही तार को बनाया गया ना, क्या सॉरी, जो वृत्त का परिधि वही तार को ना वर्ग बनाया गया। तो यहाँ से 2 पाई आर इसका परिधि और इसका जो परिमीटर होगा, यानी कि 4a के बराबर, 4a अगर इसका भुजा a मानते हैं तो ये, तो 4a के बराबर होगा। अब आपको तो ऑप्शन दिया गया है कि r का मान जो है 98 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा दिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ प्रक्रिया। ठीक है, अब एग्ज़ाम में इतना करना नहीं था आपको, एग्ज़ाम में ऐसा करना है कि 98 सेंटीमीटर यानी कि दोनों का परिमीटर बराबर होगा, यानी 2 पाई आर बराबर होगा 4a, है ना, 4a इतना करना था। 2 के 2 रहेगा सर, 22/7 लिख देंगे पाई का मान। देखिए पाई का मान कितना लिख देंगे, 22/7। ओके, और यहाँ आर का मान दिया गया है 98 बराबर हो जाएगा 4a। आप देखिए यहाँ से a का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, है ना। तो जब a का मान निकालिएगा काट दीजिए दोस्तों, 14 7 98 कट जाएगा, यानी 14 बार में। और भी जो अब तो जो कटेगा काट दीजिए, देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 7 बार में 7, यानी 22 7 154, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ जो है वो आपको सरलीकरण से प्रश्न आ रहे हैं, है ना, तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको बेस मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, पावर पर पावर रहेगा, बेस जब सेम रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो थोड़ा बहुत आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोनों में यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस लगभग सेम दिख रहा है एकदम, मतलब इधर 25 है, 25/9 है, इसको भी हम इस बेस में ला सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इधर 5/3 इधर 5/3, बेस तो सेम है, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर गुना में है और बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जब पावर जोड़िएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 5/3 और इसका पावर हो जाएंगे 7 4 11 4। आई बात समझ में, जोड़िएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस ही रह जाएंगे। तो जब माइनस हो जाएंगे तो 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 5 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको 16। तो ये 16 किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, और इधर हो जाएगा आपको 25/9 को क्या लिख सकते हैं, 5/3 के पावर 4 दूना 8x, क्योंकि गुना के पावर m गुना n का मतलब m गुना n होते, m के पावर फिर n होगा, तो वो जो फॉर्मूला होता है वो गुना हो जाता है। यानी कि अगर मानते हैं दोस्तों कि a के पावर n और फिर m है, तो इसको हम लिख सकते थे a के पावर n गुना m लिख सकते हैं।
ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद में आपसे पूछा है कि 5x³ + 3 का मान क्या होगा। तो हमको फाइनली x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बराबर में बेस अगर सेम है तो उसका पावर आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से -16 बराबर 8x तो लिख सकते हैं। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी x का मान हो जाएगा -2। आए बात समझ में। जब x का मान -2 हो गया दोस्तों, तो आपसे पूछा 5x³ +3, तो x³ का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये वाला वैल्यू रख देंगे तो 8 हो जाएगा, -8 होगा तो -8 × 5 = 40, यानी कि -40, और -40 + 3 का मतलब हो जाएगा -37, यानी आपका ऑप्शन नंबर में देख लीजिए -37, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो डायरेक्ट आंसर है सर, इसमें क्या है ना। आपको याद होना चाहिए कि टोटल प्रतिशत बराबर क्या होता है, x + y + x × y/100। हो गया ना आंसर। ठीक है, तो 15% पहले कम किया, मतलब फार्मूला तो हमको यही रहेगा, x + y + x × y/100, बट साइन अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए -15 यानी -15 होगा। ओके, प्लस साइन है तो प्लस रहेगा। आगे कहा कि और 10% बढ़ाई जाती है, तो 10% बढ़ाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 15 × 10, 10 बटा कितना 100। ओके, आपको जो कटता है उसको काट सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा आपको 1, कोई दिक्कत, माइनस हो जाएगा, इसको काटिए। देखिए 10 दांत, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। क्या कहा दोस्तों, 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 10% बढ़ाई जाती है। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, आपको काट दीजिएगा तो 10 दांत के 100 10 बार में कट जाएंगे दोस्तों, और इधर हो जाएंगे। ये 10 है ना, सॉरी गलत हो जाएगा, फिर देख लीजिए। छोटा क्वेश्चन गलत नहीं करना है दोस्तों। पहले 15% घटाया मतलब 15, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 10। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 × 10 और बटा कितना 100। इतना ही तो करना है। अब देखिए ये 16 दिख गया था, इसीलिए गलत हो गया। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा माइनस कितना, इसको 1 0 से 1 0 गायब हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5, तो -5 और -1.5 यानी कि 6.5, किस में, माइनस में, यानी -6.5% की कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए 6.5 ऑप्शन नंबर सी है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु संबंधित आयु का अनुपात जो है 1:2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है। देखिए एकदम सेम प्रोसेस से अपनाना है दोस्तों। कहता है कि एक पिता है और उसका एक पुत्र है, तो ऐसे लिख देते हैं सन। कहा कि दोनों का आयु का योग 94 वर्ष है। अभी इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कहा कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पहले का माइनस लिखेंगे दोस्तों, 2 अनुपात कितना है 1। ओके, उसके बाद कहा कि 10 वर्ष बाद करेंगे दोस्तों तो प्लस लिखेंगे, और इसका अनुपात कितना है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु का अनुपात कितना होगा, ऐसा पूछा है दोस्तों कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा, अनुपात पूछा है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो रेशियो दिया गया है कहाँ का दिया गया है, 8 वर्ष पहले का दिया गया है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है दोस्तों 94, ये कहा कि वर्तमान की आयु है। अब हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं छोटा सा, कि ये वर्तमान में आयु का योग 94 वर्ष है, तो हम आपसे पूछे कि बताइए कि 8 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे ना सर कि 8 वर्ष पिता को भी भेज दीजिए पहले और 8 वर्ष पुत्र को भी भेज दीजिए पहले, तो 8 8 16 वर्ष। जैसे ही 94 वर्ष में दोस्तों 16 वर्ष अगर आप घटा देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। कहाँ, 8 वर्ष पीछे। तो 8 वर्ष पीछे जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपको 8। कितने हो गए, 8 साल पिता जाएगा, 8 साल पुत्र जाएगा, तो 94 है तो 96 लिख दिए हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए गलत हो जाएगा फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए 94 वर्ष में 94 वर्ष ना है सर 94,
ठीक है। 94 ईयर में 16 ईयर घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे 8, 8 से 14 8, ये बच जाएंगे आपको 8 में से 1 चला जाएगा 7, 78। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से अनुपात ये कह सकते हैं कि 78 वर्ष क्या है सर, तो 78 वर्ष है पिता और पुत्र की 8 वर्ष पहले की आयु। तो हम भी रेशियो से कहेंगे 8 वर्ष पहले की आयु का योग कितना होगा, 3 वर्ष। कोई दिक्कत। और आपसे पूछा कि बताइए 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अगर हम 2 से गुना करते हैं सर, ध्यान दीजिए, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा, पिता का 8 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा। अगर हम 1 से गुना करते हैं तो पुत्र के 8 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि निकाल लेते हैं। तो बताइए सर, इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 26, तो 26 दूना 52, 52 साल का पिता है और 1 से इसको गुना किए तो 26 साल का सन है। कब है, 8 साल पहले। लेकिन आपसे पूछा 10 वर्ष बाद उन दोनों का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना है दोस्तों कि ये जो आयु दिया गया आया वो 8 वर्ष पहले की आयु आया है। अगर हम 8 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं तो ये वर्तमान में हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद जाना है तो 10 साल और जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद चला जाएगा, तो 10 और 8 18 वर्ष। डायरेक्ट अगर हम इसमें 18 वर्ष जोड़ देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 10 वर्ष बाद चला जाएगा। तो 18 वर्ष जोड़िए, 8 2 10 के 0 हो जाएंगे दोस्तों, 5 और 1 6, 1 7 70 हो जाएंगे। और इधर जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा 4 44। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा था दोस्तों कि बताइए रेशियो क्या होना चाहिए। तो जो कटता है काट सकते हैं, देखिए इसको बार 35 बार में ही कट जाएगा और ये 22 बार में कट जाएगा, यानी कि 35:22, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पिता और पुत्र की जो आयु दिया रहेगा दोस्तों, जिस आयु जैसा आयु रहेगा अनुपात में वैसा हमको कांस्टेंट टर्म भी चाहिए ही चाहिए कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो जो 94 वर्ष दिया था दोस्तों वो दिया था आपको वर्तमान में, लेकिन हमारा रेशियो कहाँ था, 8 वर्ष पहले का। तो हम भी पहले वर्तमान को 8 वर्ष पहले भेज देंगे। तो हम 94 वर्ष जो वर्तमान में था 16 वर्ष दोनों को पीछे भेज दिए तो योग हो गया 78 साल। 78 साल पिता और पुत्र की आयु का योग हुआ 8 वर्ष पहले। हम भी तुलना करेंगे कि दोनों के आयु का योग कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ से हम पार्टिकुलर 8 वर्ष पहले की आयु निकाल लिए, 52 वर्ष और 26 वर्ष। ओके। उसके बाद कहा दोस्तों कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होना चाहिए। तो हम पहले इसको वर्तमान में लाएंगे, फिर 10 वर्ष बाद जाएंगे, तो क्यों ना एक ही बार जोड़ देंगे कि 8 साल वर्तमान में आने के लिए और 10 साल फिर बाद में जाने के लिए। तो 8 और 10 18 साल, 18 साल जोड़िएगा तो ये 70 साल का हो जाएगा दोस्तों, और ये 44 साल का हो जाएगा। जबकि रेशियो पूछा तो ये 35 बार में कट जाएंगे, ये 22 बार में कट जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 के बराबर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का अनुपात। थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं सर, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो एडजस्ट कीजिए, है ना, क्योंकि सेट है तो सेट में तो समझाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक फ़ायदा होगा आपको कि जितना समझिएगा, जितना ज़्यादा समय दे दीजिएगा सर इसमें, उतना ज़्यादा आपको बेहतर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कहा कि 2 संख्या का अनुपात 4:5 है, इनका महत्तम समवर्तक 6 है, संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में मैंने बताया था कि संख्या का एलसीएम क्या होता है, संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ कहा 2 संख्या है, ए और बी 2 संख्या दिया गया दोस्तों, 4 रेशियो कितना 5। अब कहा कि इनका महत्तम समवर्तक 6 है, किताब के अनुसार कितना है 6। हम लोग कहेंगे इसका महत्तम समवर्तक निकालिए, तो 4 और 5 का महत्तम समवर्तक क्या होगा 1। और कहा कि इसका लघुत्तम समवर्तक बताइए, इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेगा तो 4 5 कितना होगा 20। तो गुना कीजिए, 20 6 का 20 से, यानी 120 आपका ऑप्शन नंबर 1 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा कि एक मिश्रण में दूध और पानी जो है, मिश्रण है दूध और पानी, दूध है और पानी। ओके। तो दूध और पानी 1 अनुपात कितने में है, 4 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में दूध कितना मिलाया गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। अभी ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन आपको रेशियो में पढ़ाया गया था, है ना, पढ़ाए थे हम कि यदि मिश्रण में दूध मिलाता है और पानी मिलाता है अलग अलग, कभी कहेगा दूध मिलाएंगे, कभी कहेगा पानी मिलाएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उस परिस्थिति में अगर दूध मिलाता है तो पानी का मात्रा तो सेम होना चाहिए, अगर पानी मिलाता है तो दूध का मात्रा तो सेम होना चाहिए। तो एक कंटेंट याद रखेंगे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में अगर दूध मिलाता है तो पानी को सेम कीजिए, पानी मिलाता है तो दूध को सेम कीजिए। अब ध्यान रखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा कि दूध मिलाया गया, बताइए दूध मिलाया तो दूध तो बराबर होना चाहिए,
है ना, सॉरी, पानी तो बराबर होना चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ सकता है, जब दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ सकता है, लेकिन पानी की मात्रा तो चेंजिंग नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा चेंजिंग हो रहा है सर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा 1 हो गया, इसका मतलब है कि पानी की मात्रा दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका बराबर कीजिए, यहाँ 4 से गुना कीजिएगा तो इसका फायदा हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 हो जाएंगे दोस्तों, और ये हो जाएंगे 4। अब देखिए पानी की मात्रा बराबर हो गया। अब आपको यहाँ से निकल जाएगा कि पहले दूध था 1, अब हो गया 8, यानी कितना लीटर मिलाया, तो 7 लीटर दूध मिलाया है। आई बात समझ में। लेकिन अब यही क्वेश्चन पूछा है कि जो 7 लीटर दूध मिलाया, कहा कि प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत के रूप में दूध मिलाया गया। यानी क्वेश्चन पूछा सर कि टोटल मिश्रण पहले कितना था, तो 4 और 1 5 लीटर, तो 5 लीटर में 7 लीटर दूध मिला दिया। आई बात समझ में। तो जब 5 लीटर में दोस्तों 7 लीटर दूध मिला देगा तो एक क्वेश्चन बनेगा 7 5 का कितना प्रतिशत है। लीजिए आंसर हो गया, यानी 5 दूना 10 कटेंगे, 7 दूना 14, यानी कि 140% के बराबर है। यानी ऑप्शन नंबर आपका A के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कृष्णा जो है बिंदु A से B तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और बिंदु B से A तक 5 घंटे में आता है। सॉरी, मतलब A से पहले B तक जाता है दोस्तों, है ना, कितने घंटे में, 6 घंटे में, और B से आता है A तक 5 घंटे में। उसके बाद कहा बिंदु A और B एक सीधे मार्ग पर 220 मील की दूरी पर है। यानी ये 220 मील की दूरी पर है दोस्तों। इसका दूरी A और B के बीच कितना है, 220 मील। तो कहा पूरी यात्रा में दौरान कृष्णा की औसत गति कितनी है। क्या बात करा दोस्तों, देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा समय, है कि नहीं। तो तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा समय। बताइए, हम आपसे ये पूछे दोस्तों कि कुल दूरी यानी टोटल दूरी तय कितना कर रहा है, तो A से B तक जा रहा है तो 220 तय कर रहा है, और जब B से A आ रहा है तो 220 तय कर रहा है। इसको तय करने में कितना समय लगा बताइए, इसको तय करने में कितना समय लगा। इसको तय करने में देखिए, पहले में गया तो 6 घंटे में गया, दूसरे में गया तो दूसरा में कहाँ गया दोस्तों, 5 घंटे, है ना, 5 घंटे। तो बताइए दूरी तो तय की गई कुल दूरी 200 कितने हो जाएंगे बताइए, 22 दूनी 44, यानी कि 440, और समय कितना लग रहा है दोस्तों, 6 5 11। इसको भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 4, यानी 40 मील प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर B के बराबर है। कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान वाला क्वेश्चन भी देता है कभी कभी। देखिए कहता है कि यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाता है तो उस पर 20% का लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है ना। कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के, है ना, विक्रय मूल्य के, यानी के लगा हुआ है विक्रय 10 में, तो 10 हो जाएगा विक्रय मूल्य, 9 रुपया में बेचा तो उसको 20% लाभ हुआ। अच्छा दोस्तों, ये विक्रय 9 रुपया में बेच करके 20% लाभ कमाया है, इसका मतलब है कि ये विक्रय मूल्य है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 होगा, और यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब ये हो गया क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य। उसके बाद पूछा कि वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिससे इसे इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो क्या होगा। अगर इसका विक्रय मूल्य 10 रुपया है दोस्तों, क्रय मूल्य हमको ये आ जाएगा। कहा कि बताइए अब इस पर बेचे जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, दोनों में रेशियो डाल दीजिए तो और फायदा हो जाएगा। देखिए 10 से 10 दहाँ के 100 कट जाएंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा, इधर चला जाएगा 120, और इधर आ जाएगा आपको 9 दहाँ के 90, और भी कटता है तो और भी काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इधर 3 बचेंगे, इधर 4 बचेंगे, यानी विक्रय मूल्य है उसका 4 रुपया, क्रय मूल्य है 3 रुपया। तो बताइए लाभ कितना होगा, लाभ हो जाएगा 1 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 3। बताइए 33.1/3 या 33.33 बोल सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर A के बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे हम उसको, है ना, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए कहा था कि विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेच दिया, मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य के, तो जिसमें का के की लगा रहेगा, मैं ऑलरेडी रेशियो में ऐसा पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखेगा ना सर, उसको गारंटी है कि इस तरह का क्वेश्चन कभी परेशानी कर ही नहीं सकता है। तो विक्रय मूल्य के 9/10, मतलब विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 10 रुपया, तो बेच रहा है कितना में, वो बेच रहा है 9 रुपया में, है ना।
ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन हमको तो चाहिए क्रय मूल्य। तो जब 9 रुपया में बेचा है ना दोस्तों, तो कहा कि 20% लाभ होगा। तो हम ऐसा सोचते हैं दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 120। तो 9 की तुलना कितना से करेंगे 120 से, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा था कि अगर हम यही मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों या तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है क्रय मूल्य पूरा और 10 रुपये में बेचना है, या तो फिर इसको डायरेक्ट रेशियो में डाल दीजिए, जिससे कि फ़ायदा हो जाएगा, आपको गुना भागा उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा काट छाट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही रेशियो में डालिएगा दोस्तों तो आपको आसानी से कट जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएंगे, और 10 से 10 ये गायब हो जाएंगे। ये यहाँ पर 3 से ही कट जाएंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य है 4 रुपया, क्रय मूल्य है 3 रुपया, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपया। तो आपको प्रतिशत लाभ पूछा, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ 1 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 3। यही तो आंसर था आपको 33.1/3 यानी 33.33। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको है ना सेट का सोल्यूशन करना है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको है ना नेक्स्ट अगले टेस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद।